इमेजिन करो कि एक ऐसा देश जिस देश के ऊपर पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ा हमला हुआ, दो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर के ऊपर गिराया गया और दोनों के दोनों शहर राख में बदल गया। लाखों लोग मारे गए और दुनिया को लगा कि ये जो जापान देश है वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से वापस नहीं उठ पाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वही देश सिर्फ 30 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे इकोनॉमी वाला कंट्री बन गया और सोनी, टोयोटा, होंडा ऐसे कई सारे कंपनीज को बना डाला। तो सवाल यहाँ पर यही है कि जिस देश ने इतने बड़े मौत का झटका झेला उसने इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 में एक अमेरिकन B-29 बम्बर जापान के ऊपर से गुजरता है और एक लिटिल बॉय नाम के एक एटॉमिक बम को जापान के ऊपर गिरा देता है और एक ही सेकंड में जो शहर के सेंटर रहता है वो तबाह हो जाता है और लगभग 80,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और ये कोई छोटा सा नंबर नहीं था। यदि हम लोग एक स्टेडियम को भरेंगे तो पूरे के पूरे जो 80,000 लोग हैं उसमें समा जाएंगे। बिल्डिंग्स, घर और स्कूल सब तबाह हो चुकी थी और जो इस हादसे से बच गए थे वो सब रेडिएशन की पॉइजन की वजह से वो सब बाद में मारे गए। और ठीक उसके 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को और एक एटॉमिक बम हैटमैन नाम का जो नागासाकी शहर है उसके ऊपर अमेरिकन्स के द्वारा गिराया जाता है, जिसमें लगभग 40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और टोटल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इस हादसे की वजह से मारे जाते हैं, जो कि सिर्फ शुरुआत थी। एक हिरोशिमा के सर्वाइवर साडाको सासाकी जो सिर्फ उस टाइम पे 2 साल के थे, उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखते हैं कि एक वाइट फ्लैश आता है और सब कुछ तबाह कर देता है। और हिरोशिमा की जो पॉपुलेशन उस टाइम पे 3.5 लाख की थी वो घटकर 1,40,000 हो जाता है। और इसी टाइम पे ये जो हाल है जापान की सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरा जो देश है वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरा इस चीज़ को झेल रही थी। जापान में जो फैक्ट्रीज थी वो तबाह हो चुकी थी और जो रेलवेज थी वो टूटी हुई थी और यदि हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो वो तो बिल्कुल जीरो थी। जापान के पास ना पैसा था ना रिसोर्स था, लोगों के पास खाने के लिए सिर्फ कुछ दाना ही बचा हुआ था। 15 अगस्त 1945 को जापान के एम्परर हिरोहितो पहली बार रेडियो में आते हैं, जिसे लोग भगवान मानते हैं। और वो रेडियो में आने के बाद क्या कहते हैं कि हमने वार हार ली, अभी हम लोगों को सरेंडर करना होगा। तो जरा एक बार सोचो कि जिस इंसान को जापान के लोग भगवान मानते हैं और वो पहली बार रेडियो में आके ये बोलता है कि हमने वार हार लिया है, तो ये सिर्फ लोगों के लिए डिफीट नहीं थी बल्कि ये एक कल्चरल शॉक थी। वार के बाद क्या होता है कि अमेरिकन्स के द्वारा जापान को कंट्रोल करने के लिए एक अलाइड फोर्स बनाया जाता है, जिसको उस टाइम पे अमेरिका के जनरल मैकआर्थर के द्वारा लीड किया जाता है। और ये जो ऑक्यूपेशन थी वो 1945 से लेकर 1952 के बीच में चला था। और ये सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं था, उस टाइम पे जो अमेरिकन्स थे वो ये चाहते थे कि जापान को एक नया शुरुआत दे। तो उस टाइम पे ये जो जनरल मैकआर्थर थे उनके पास 2 ही चैलेंजेस थे। एक तो पहला है कि जापान एक ऐसा देश है जो कि पूरी तरीके से टूटी हुई है, और दूसरा चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भूखे हैं। लेकिन ये जो ऑक्यूपेशन थी वो जापान की जो सक्सेस की सीढ़ी है उसकी पहला स्टेप बनने वाला था, लेकिन कैसे? तो ये सब होने के बाद 1950 में क्या होता है कि कोरियन वार होता है। और ये जो वार थी वो जापान की नहीं थी, लेकिन इसी वार ने जापान की जो किस्मत है वो बदल दी। उस टाइम पे क्या होता है कि अमेरिकन्स और उसके जो अलायंस थे उनको कोरियन वार के लिए सब कुछ चाहिए था, मतलब कि टैंक्स, ट्रक्स और उसके सारे इक्विपमेंट्स, क्लॉथ्स, सब कुछ। और जापान जो कि कोरिया के बिल्कुल पास था और ये बन जाता है उस टाइम पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब। और ये जो वार थी वो जापान के लिए एक जैकपॉट की तरह थी। 1950 से लेकर 1953 के बीच में जापान की जो एक्सपोर्ट्स थे वो 3 गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन ये सब सिर्फ लक नहीं थी, जापान के पास एक मास्टरमाइंड टीम थी जो कि है मिती, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और ये जो मिती टीम थी इनके पास एक विजन था कि जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में वर्ल्ड लीडर बनाना। और ये जो मिती टीम थी वो कंपनीज को गाइड किया और इसके साथ साथ फंड्स भी दिया। टोयोटा, सोनी, होंडा और पैनासोनिक ये सब मिती की विजन का रिजल्ट है। टोयोटा ने लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाया, यानी कि कम रिसोर्सेस में ज़्यादा आउटपुट। और ये कि ऐसा आइडिया थी जिस आइडिया ने अमेरिकन्स की जो कार कंपनीज है उसे नीचे गिरा दिया। सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवोल्यूशन लाया, रेडियोज़, टीवीज़ और बाद में वॉकमैन को बनाया।
होंडा की बाइक्स और पानासोनिक के अप्लायंसेस ने हर देश में देखने लगे। तो देखो इसी टाइम भी ये जो मीति थी वो सिर्फ कंपनीज को डायरेक्शन करती थी, लेकिन असली जो काम है इनके वर्कर्स कर रहे थे। ये जो वर्कर्स थे उनकी एक ही मंत्र था जो कि था काइजेन, यानी कि हर रोज़ हर काम को थोड़ा थोड़ा बेहतर करना। और सिंपल से लॉजिक में बोलूँ तो एक स्क्रू को भी वेस्ट मत करना। अब ये एक बात जो है वो जापानीज़ लोगों को पूरी दुनिया से अलग करता है, जो कि है उनके कल्चर। और जापानीज़ लोगों के अंदर में एक स्पिरिट होता है जो कि जो बॉम्ब है उसने टूटने नहीं दिया। जापानीज़ लोगों ने कलेक्टिव एफर्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, यानी कि हर इंसान के काम में आना, हर इंसान को हेल्प करना और अपने देश के लिए काम करना। और ये जो काइजन मंत्रा थी ये सिर्फ फैक्ट्रीज तक लिमिट नहीं थी, बल्कि ये उनके दिल में रह रही थी। तो देखो ये जो रिफॉर्म्स थी या फिर जो कोरियन वार थी या फिर जो बीती की जो कंट्रीब्यूशन थी या फिर जो लोगों की जो काइजन मंत्रा थी, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होता है कि ये जो जापान होता है उसे एक नया शुरुआत देता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अगले 20 साल के अंदर जो जापान के अंदर इकोनॉमिक मिरेकल हुआ उस चीज़ को सुनकर पूरा जो देश है वो शॉक में रह गया। 1960 होते होते क्या होता है कि ये जो जापान होता है वो एक नया एनर्जी के साथ खड़ा होता है और लोग इस चीज़ को देखकर शौक में थे। क्या ये वही देश है जो 15 साल पहले खंडर था? तो जापान की इकोनॉमिक मिरेकल इतना बड़ा था, जो दुनिया के इकोनॉमिस्ट थे वो इस चीज़ को एक टर्म दिया जो कि था जापान इकोनॉमिक मिरेकल। लेकिन ये जो इकोनॉमिक मिरेकल वो हुआ कैसे? 3 चीज़ों को लेकर हुआ: गवर्नमेंट का विजन, कंपनीज का इनोवेशन और लोगों की जुनून। 1950 में जापान की जो जीडीपी थी वो $10 बिलियन थी और 1980 होते होते ये जो जीडीपी है वो $1 ट्रिलियन में पहुंच गई थी। और ये जो हर साल की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 10 से 12% की थी। और 1960 में जो जापान थी वो अमेरिका के बाद नंबर 2 इकोनॉमी बन चुकी थी। लेकिन ये जो मिरेकल थी इसके पीछे कई सारी कंपनीज़ का हाथ थी, जैसे कि टोयोटा, सोनी, पानासोनिक और होंडा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जापान को ही बदला, बल्कि पूरी दुनिया में इनके नाम कमाया। टोयोटा ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिला दिया, लेकिन कैसे? लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम थी जिसमें मिनिमम रिसोर्स को यूज़ किया जाता था और मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाता था, यानी कि एक कार बनाने में कम टाइम, कम पैसा और जीरो वेस्ट। अमेरिकन कार कंपनीज फोर्ड और जीएम देखते रह गए जब टोयोटा के कार्स सस्ता होने लगे। और ये बात ज़रा सोचो कि 1960 में जो टोयोटा है वो कोरोला को लॉन्च किया, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बेचने वाले कार बन गया। और सोनी, ये कंपनी तो इनोवेशन की बात थी। 1979 में ये पहली कंपनी थी जिसने एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर को बनाया जिसका नाम था वॉकमैन। मतलब कि ज़रा सोचो कि जो आज के टाइम पे जो एयरपोर्ट्स और जो स्पॉटिफाई है उसकी ग्रैंडफादर। सोनी की हर चीज़ में, यानी कि टीवीज़, कैमराज और रेडियोज़ में, हर चीज़ में स्टाइल और क्वालिटी। होंडा ने बाइक्स और कार्स में इनोवेशन लाया और जो होंडा की जो बाइक्स थी वो अमेरिकन हार्ले डेविडसन को भी टक्कर दी। और पानासोनिक, उनके टीवीज़, उनके रेडियोज़, उनके अप्लायंसेस हर मिडिल क्लास घर का सपना बन गया। तो 1964 में क्या हुआ कि टोक्यो में जापान ने जो ओलंपिक्स है उसको कंडक्ट किया और ये पहला ऐसा ओलंपिक्स था जिसको सैटेलाइट के थ्रू लाइव किया गया और पूरी दुनिया इस ओलंपिक्स को देखा। और उसी टाइम पे जापान ने ये चीज़ बोलकर दिखाया कि अभी हमने एक सुपर पावर बन चुके हैं। और उसी साल ने जापान ने शिकनसेन को लॉन्च किया, जो कि एक बुलेट ट्रेन था जिसकी स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। और ये एक ऐसा बुलेट ट्रेन थी जिसमें यदि आप एक ग्लास में पानी भरकर रखोगे तो जो पानी है ग्लास में वो बिल्कुल नहीं हिलती थी। और ये जापान की सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं थी बल्कि इसके एम्बिशन की सिंबल थी। तो देखो, हर चीज़ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो जापान की जो कहानी थी वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं थी। 1980 तक जापान एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया था, लेकिन 1990 में एक बहुत बड़ी झटका लगा। ऐसा मान लो कि जापान की जो इकोनॉमी है वो रुक सी गई है और कंपनीज के जो शेयर है वो गिर गए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और कॉन्फिडेंस भी हिल गया है। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। जापान ने अपने रेजिलियंस को दिखाई और अपने इनोवेशन को दिखाई और आगे बढ़ती गई। टोयोटा और सोनी ने कॉस्ट कटिंग किया और अपने इनोवेशन को बढ़ाया और इसके साथ साथ जो नया नया मार्केट है उसको ढूंढने लगा। और आज के टाइम पे जापान के पास सब कुछ है। मैगलेव ट्रेन जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और एक चीज़, आज के टाइम पे दुनिया में आपने जो एनिमी है उसकी क्रेज़ तो देखा ही होगा। पोकेमोन, नारुतो, ड्रैगन बॉल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जापान की सॉफ्ट पावर है। स्टूडियो गिबली की फिल्म्स, स्पिरिटेड अवे, ऑस्कर जीता और जो सुशी है वो आज के टाइम पे हर छोटे बड़े शहर में मिलने लगता है। और एक खास बात,
हिरोशिमा और नागासाकी जो कि बॉम्ब की वजह से पूरे मिट्टी में मिल चुका था, वो आज के टाइम पे एक पीस की सिंबल बन चुका है। हिरोशिमा की जो पीस मेमोरियल पार्क है वो हर साल लाखों टूरिस्ट को वहाँ पर बुलाता है। तो अगली बार जब आप पोकेमोन देखो या फिर सेकंड सेंस जैसे बुलेट ट्रेन की वीडियो देखो, तो उस टाइम पे ज़रा ये सोचना कि ये वही देश था जो एक टाइम पे खंडर में बन चुका था, लेकिन बाद में उसने कैसे अपने देश को खड़ा करके दिखाया।